बच्चों, इस कविता का अर्थ मैंने आपको समझा दिया है। अब यह कविता पढ़ने के बाद आपने क्या समझा, यह आपको नोटबुक में लिखना है। फिर शब्द वाटिका में कुछ नए शब्द, उनके अर्थ और मुहावरा दिया गया है, वो भी आपको नोटबुक में लिखना है। फिर अध्ययन कौशल में प्रश्न है, सौर ऊर्जा पर टिप्पणी तैयार करो और पढ़ो। सौर ऊर्जा, महत्व और प्रयोग। सौर ऊर्जा अर्थात सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा। सौर ऊर्जा ही धरती पर सभी प्रकार के जीवन का आधार है। सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही सौर ऊर्जा कहा जाता है। यह ऊर्जा कभी भी खत्म न होने वाली है। उसकी एक अन्य विशेषता है इसका प्रदूषण रहित होना। यह वातावरण को किसी भी प्रकार से प्रदूषित नहीं करती। भारत में लगभग पूरे वर्ष सूर्य का प्रकाश प्राप्त होता है, अतः यहाँ सौर ऊर्जा की उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। सौर ऊर्जा का उपयोग अनेक प्रकार से किया जा सकता है। गर्मी के लिए, सुखाने के लिए, भोजन पकाने के लिए, बिजली के रूप में, कैलकुलेटर में, कार, हवाई जहाज आदि के उपकरणों में सफलतापूर्वक सौर ऊर्जा का उपयोग किया जा रहा है। तो आपको इस सौर ऊर्जा का महत्व नोटबुक में लिखना है। फिर अगला प्रश्न है, मेरी कलम से निम्नलिखित शब्द की सहायता से नए शब्द बनाओ। शब्द है दीप। यहाँ पर एक शब्द उदाहरण के तौर पर बताया गया है, वो है दीपशिखा। तो और आपको ऐसे ही नए शब्द बनाने हैं, तो वो है दीपावली, दीपमाला और दीपोत्सव। फिर स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ लिखो। लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। इसका अर्थ मैं आपको बताती हूँ। हर वर्ष पतझड़ आता है, उपवन के पुष्प पत्ते सब झड़ जाते हैं, परंतु जैसे ही वसंत का आगमन होता है, सभी वृक्ष नए कोमल पत्तों से लद जाते हैं। पतझड़ की लाख कोशिशों के बाद भी उपवन हरा भरा रहता है। दूसरी पंक्ति है, कितनी बार गगरियाँ फूटी शिकन न आई पनघट पर। पनघट पर स्त्रियां हर समय पानी भरती रहती है। अनेक बार उनकी गगरियां गिरकर एक दूसरे से टकराकर टूट जाती है, परंतु पनघट इसके लिए कभी दुख नहीं मनाता। उसकी रौनक में कभी कमी नहीं आती। फिर प्रश्न दूसरा है, इस कविता का मुख्य आशय लिखो। कविता का आशय है कि हमें असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, अपनी मंजिल पाने की कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए। कुछ सपने पूरे न होने का अर्थ यह नहीं है कि जीवन समाप्त हो गया। तीसरा प्रश्न है, जीवन की शाश्वतता को बताने वाली पंक्तियाँ लिखो। वो पंक्तियाँ इस प्रकार है, खोता कुछ भी नहीं यहाँ पर, केवल जिल्द बदलती पोथी, जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। तो मैंने आपको आज जो प्रश्न समझा दिए हैं, वो सभी प्रश्न आपको नोटबुक में लिख लेने हैं। अब मुड़ते हैं भाषा की ओर। अब हम छोटा कोष्ठक, बड़ा यानी कि वर्गाकार कोष्ठक, मंझला यानी कि सर्पाकार कोष्ठक और हंसपद के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। पहले छोटा कोष्ठक। क्रमसूचक अक्षर, अंक, संवादमय लेखों में हावभाव सूचित करने के लिए छोटे कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। जैसे सागर आश्चर्य से बात कर रहा है, तो इसीलिए सागर के बाद आश्चर्य से ये जो शब्द है, ये छोटे कोष्ठक में लिखे हुए हैं। फिर दूसरा वाक्य है, निम्न प्रश्न हल करो। तो यहाँ पर जो दो प्रश्नों के क्रमसूचक अक्षर है अ और ब, यह छोटे कोष्ठक में लिखे हुए हैं। दूसरा है बड़ा यानी कि वर्गाकार कोष्ठक। लेखन में त्रुटि या पूर्ति बताने दूसरे कोष्ठक को घेरने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे रविंद्रनाथ ठाकुर का अनुवादित और अनुदित यह जो शब्द है, तो अनुदित यह शब्द बड़े कोष्ठक में लिखा हुआ है। रविंद्रनाथ ठाकुर का अनुवादित साहित्य सब पढ़ते हैं। दूसरा है, देखो आपका पत्र नमूना ड के अनुसार होना चाहिए। यहाँ पर ड जो शब्द है, यह छोटे कोष्ठक में लिखा है और नमूना ड ये जो शब्द है, यह बड़े कोष्ठक में लिखा है।
तीसरा मंझला यानी कि सर्पाकार कोष्ठक, एक साधारण पद से संबंध रखने वाले अलग अलग पंक्तियों के शब्दों को मिलाने के लिए मंझले यानी कि सर्पाकार कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। जैसे गोदान निर्मला गबन प्रेमचंद जी के प्रसिद्ध उपन्यास है, तो गोदान निर्मला और गबन ये शब्द मंझले कोष्ठक में लिखे हुए हैं। दूसरा वाक्य है तुलसीदास कालिदास महाकवि माने जाते हैं, तो तुलसीदास और कालिदास ये दो नाम मंझले कोष्ठक में लिखे हुए हैं। चौथा हंसपद, लेखन में जब कोई शब्द छूट जाता है तब उसे पंक्ति के ऊपर लिखकर यह चिन्ह लगाते हैं। जैसे अस्मि ने भेंट कार्ड बनाया, तो भेंट कार्ड के पहले सुंदर यह शब्द छूट गया है, तो यहाँ पर हंस पद देकर सुंदर यह शब्द पंक्ति के ऊपर लिखा गया है। फिर दूसरा वाक्य है पिताजी कल आएंगे, कल के बाद मुंबई शब्द छूट गया है, तो हंस पद देकर यह शब्द ऊपर लिखा गया है। अब प्रश्न है उचित विराम चिन्ह लगाओ। कामायनी महाकाव्य कवि जयशंकर प्रसाद, तो यहाँ पर महाकाव्य यह जो शब्द है ये छोटे कोष्ठक में चाहिए और फिर आखिरी में पूर्ण विराम चाहिए। दूसरा वाक्य विशाखा लंदन से दिल्ली आती है, हवा जैसी आने की सूचना नहीं देती। अब यहाँ पर हवा जैसी यह शब्द बड़े कोष्ठक में लिखना चाहिए। तीसरा है बाल भारती सुलभ भारती हिंदी की पुस्तकें हैं, तो बाल भारती और सुलभ भारती तो ये मंझले कोष्ठक में चाहिए। और चौथा वाक्य किसी दिन हम भी आपके घर आएंगे, तो आपके बाद हंस पद चाहिए। तो यह आप फिर से एक बार किताब में दिया है तो फिर से एक बार पढ़ लेना और ये वाक्य जो है चारों भी वाक्य इन नोटबुक में कर लें।